अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का मौजू इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारी बहुत से फीमेल्स इनिशिएटिव लेना चाहती हैं लेकिन इनिशिएटिव नहीं ले पाती हैं। और अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो वो बहुत से प्रॉब्लम्स का शिकार हमें नज़र आते हैं। आज हम जेंडर इक्वालिटी के हवाले से बात करेंगे और मेहमानों की तरफ जाने से कबल मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो दूसरों के मसाइल का सबब बनते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आज दोनों ही मेहमान हमारे लिए मिसाल हैं कि किस अंदाज के अंदर सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर आपने किरदार अदा किया। आइए मेहमानों की तरफ जाते हैं और मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं नाजिश खान। आप CEO हैं नाजिश अपैरल्स की। आपने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर बीइंग अ फीमेल आप बिज़नेस करती दिखाई देती हैं। और यहाँ मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप फीमेल्स को एजुकेट करती हैं, ट्रेन करती हैं कि वो किस तरीके से इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, किस अंदाज के अंदर स्टार्टअप्स ले सकते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू। इन्हीं के साथ वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब आसिफ ने। आप जेंडर एक्टिविस्ट हैं और फीमेल्स को आप गाइड करती हैं कि किस अंदाज के अंदर सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर अपना वो किरदार अदा कर सकती हैं। ये सब और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। मैं ज़ैनब आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आप ही से करना चाहूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने बिजनेस का स्टार्टअप लिया, ज़हन में ऐसा क्या था कि बिज़नेस करना है? ऐसा कौन सा इनिशिएटिव था जो आपने लेते वक्त सोचा कि ये तमाम तर चीज़ें आपने करनी है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर स्पेशल टीवी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सारी वीमेन को ये बता सकूं कि जो थोड़ी बहुत मेरी स्ट्रगल है लाइफ में, तो वो सबके ख्वाब होते हैं। ऐसे मेरा एक ख्वाब था कबीर, वो ये था कि मैंने कुछ करना है। लाइक शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हो गए, तो उसके बाद मैंने एक कुछ ऐसे ही ऑर्डिनरी वाइफ नहीं बनना, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम करना है, अपना रोल प्ले करना है सोसाइटी में। और स्पेशली एज अ विमेन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बिज़नेस तो लगता है कि बना ही मर्दों के लिए है, तो हमने ये सोचा कि नहीं, हम औरतें हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और जॉब के साथ, बच्चों के साथ मैंने इसमें जो है ना वो ट्राई किया कि मैं इसमें कुछ अच्छा अपना रोल प्ले कर सकूं सोसाइटी में, अपने मुल्क की प्रोग्रेस में। तो मैंने बिज़नेस में इन हो गई। और हॉबी बहुत थी, अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक़ था, तो उसी को हॉबी को मैंने अपना बिज़नेस बना लिया। तो कौन सी कठिन मराहिल आए इन तमाम तरह इनिशिएटिव लेते वक्त जिनको फेस किया आपने? काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो ऑफ कोर्स फेस करनी पड़ती हैं और मुझे लगता है फीमेल्स को कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती हैं, तो मुझे भी फेस करनी पड़ी। बट ये था कि कॉन्स्टेंटली एक ट्रैक पे रहें आप ना। आप सोच लें कि बस मैं पिछली कश्तियाँ जला के आई हूँ और मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो फिर आप कर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अहम आपने बात की कि जब हम कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अहम अंदाज यही है कि आप जब किसी भी काम करने की ठान लेते हैं और इंसान जब एफर्ट करता है तो बहुत बेहतरीन नताइज आते हैं। ज़ैनब आसिफ मौजूद हैं। ज़ैनब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जेंडर इक्वालिटी के हवाले से बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप डिस्कशंस भी करती हैं और बहुत अहम अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को आप गाइड भी करती हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जेंडर इक्वालिटी के हवाले से जो फुकदान है, इसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया इस स्पेशल प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे कि मैं जेंडर एक्टिविस्ट होने के साथ साथ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हूँ रेडिएंट यूथ नेटवर्क की। हमारा इनिशियल ये स्टार्टअप है। और जैसे आपने बात की जेंडर इक्वालिटी की, तो हम जेंडर इक्वालिटी की जब भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग ना सिर्फ मेल और फीमेल की बात करते हैं, हमारे पास थर्ड जेंडर जिसकी रिकॉग्नाइजेशन हो चुकी है, हम उसे ट्रांसजेंडर कंसीडर करते हैं। और 2018 के अंदर बाकायदा तौर पर ट्रांसजेंडर एक्ट आया और उसके अंदर इस चीज के ऊपर बात की गई कि हमारे पास मेल और फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर भी एग्जिस्ट करते हैं। आपने कहा
क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम लोग जेंडर इक्वालिटी को उस तरीके से प्रमोट नहीं करते? सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द लोगों को इन चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। हमारे सराउंडिंग्स में लोगों को उस तरह से सेंसिटाइज नहीं किया गया, जो आज के वक्त के लिए इतना ही अहम है कि हम जैसी यूथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठकर हम लोग लोगों की सेंसिटाइजेशन कर सकें, हम लोग छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ऊपर बात करें कि जेंडर इक्वालिटी है क्या। सिर्फ एक मेल का, जैसे मैडम ने अभी बिजनेस की बात की, बिजनेस का मतलब सिर्फ मेल ओरिएंटेड थिंग नहीं है। ये हम लोगों ने एक लेंस लगा दिया है कि ये रोल मेल का है या ये रोल फीमेल का है। सिर्फ एक लेंस जब हम लोग हटाते हैं तो कोई भी रोल, कोई भी वर्किंग मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकती है, वो ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बीइंग अ यूथ और बीइंग अ जेंडर एक्टिविस्ट होते हुए मेरे पास बहुत सी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ऐसे काम जिनके ऊपर हम लोग लेबल कर देते हैं या टैबूज कंसीडर करते हैं, ये फीमेल के लिए है या ट्रांसजेंडर के लिए है, आज वो काम कुछ अवेयरनेस होने की वजह से, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स करवाए जाने की वजह से ट्रांसजेंडर्स भी अब की सोसाइटी में डॉक्टर्स का रोल भी प्ले कर रही हैं, हमारे पास एज ए मॉडल भी नजर आती हैं, हमारे पास एज ए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स के तौर पर भी नजर आ रही हैं। इसी तरह हमारे पास खवातीन भी हैं जो अपना एक कलीदी किरदार अदा करते हुए अपने मुआशरे में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम यूथ, आज की यूथ को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर बात करने का उतना ही मौका देना चाहिए जितना हम लोग मेल को थोड़ा सा एम्पावर कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट हम लोग यूथ और फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स को भी उसी तरीके से एम्पावर करें। ज़ैनब, यहाँ पे कथा कलामी की माजरत में ये जानना चाहूँगा, आपने बात की कि बहुत से फीमेल्स और बहुत से ट्रांसजेंडर हैं जो बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्किंग करते दिखाई देते हैं। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पे एक माइंडसेट है, जैसे मैम ने यहाँ बात की कि आगाज़ ही में जब हम शादी कर लेती हैं फीमेल स्पेसिफिकली, वो क्या करती हैं कि वो हाउस वाइफ जो जब अपना एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट करती हैं तो वो इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने से घबराती हैं और ना वो समझती हैं कि शायद ये हमारा काम नहीं है। और ये जो एक मेंटेलिटी है स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर या बहुत से ट्रांसजेंडर हैं, वो आपने बात की, कुछ एग्जांपल्स आपने यहाँ पे कोट की, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन हमारे जो माइंडसेट है या जो मेंटेलिटी है वो हम जब जेंडर की बात करते हैं, फीमेल्स के हवाले से करें या ट्रांसजेंडर की करें, तो वो समझते हैं शायद हमारी यही एक्टिविटीज़ हैं जो आम रूटीन में वो जो है वो कर रहे होते हैं, जैसे एज अ हाउस वाइफ फीमेल कर रही होती है या ट्रांसजेंडर जो है जैसे वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए? देखिए, माइंडसेट बदलना कोई एक रात की बात नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बड़े प्लेटफॉर्म्स की जो हम बात कर रहे हैं उस पर जाने से पहले हम लोग अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से वर्किंग स्टार्ट क्यों नहीं करते? जी, मैं अपने लिए इस चीज के ऊपर स्टेप क्यों नहीं लेती कि मैं अपने ही घर से ये छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करूंगी। जब हम लोग, एक इंसान अपने ही घर से वो चीज स्टार्ट करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्प्रेड होती रहती हैं। हम लोग वो मैसेज एक से दूसरे की तरफ कन्वे करते रहते हैं। तो जहां तक आपने माइंडसेट को चेंज करने की बात की, तो सबसे पहले मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना है। मेरे सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं मैंने उनका माइंडसेट चेंज करना है। बहुत अहम आपने बात की ज़ैनब की, इस बात ही के अंदर बहुत से आंसर्स हमें मिलते हैं कि जब हम अपना माइंडसेट खुद चेंज करेंगे तो एक इंडिविजुअल जब जो है वो तमाम तर चीज़ों का स्टेप लेता है तो बहुत सी जो चेंजिंग है वो मुआशरे के अंदर आती हैं और मुआशरा बेहतरीन अंदाज के अंदर तरक्की भी करता है। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं और उनका हल भी जदीद अंदाज ही में मुमकिन है। और आज अगर हम बात करें फीमेल एजुकेशन के हवाले से, फीमेल एजुकेशन तो गेन करते हैं, लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है या बहुत ज़्यादा जिद्दत जो है वो आती चली जा रही है, तो एक हाउस वाइफ स्पेसिफिकली वो अपने आप को अवेयरनेस के हवाले से कैसे जो है वो ग्रो करे ताकि तमाम तर चीज़ों को वो कम्पीट कर सके? एक्चुअली ये है कि आजकल जैसे डिजिटल दौर है, आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिक अगर आपके पास एजुकेशन भी है ना, तो आप देखें आजकल माशाल्लाह स्मार्टफोन सबके पास है, ठीक है। उससे आप थोड़ा सा अपना टाइम अपने लिए निकालें, जिसे कहते होते हैं मी टाइम, तो मी टाइम निकालें और उस पर थोड़ा सा फोकस करें अपनी स्किल्स पे, ठीक है। आजकल माशाल्लाह सब ग्रेजुएट तो हैं ही हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएट ना हो। लाहौर शहर, कराची या इस्लामाबाद कहीं की भी आप देख लें, इवन गाँवों में आप देखें, मेरी अपनी मेड है, उसके पास स्मार्टफोन है, तो वो ये कि टिकटॉक देख रही है और टिकटॉक बनाना भी चाहती है, तो ये अवेयरनेस तो माशाल्लाह फैल रही है काफ़ी हद तक। अब उसको पॉजिटिव वे में लेना है या नेगेटिव वे में लेना है, ये हमारी अपनी सोच और हमारी अपनी ट्रेनिंग ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है।
मैं एक इंस्टीट्यूशन का बताना चाहूँगी, इट्स ऑनर फॉर मी कि WRCI विमेन रिसोर्स सेंटर है हमारा, और अगर आप मैट्रिक FA ग्रेजुएट आप हैं, इजीली वॉक इन करें, आप वहाँ जाएं, वोक टावर पे MM आलम पे हमारा वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ जाके आप करें। तो 3-4 मंथ्स का हमारा एक शॉर्ट प्रोग्राम है जिसे हम मिनी MBA के नाम से हम कहते होते हैं। बिल्कुल सही। आप वर्किंग हैं, आप नॉन वर्किंग हैं, आप हाउस वाइफ हैं, देखिए हफ्ते में 2 दिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो निकालें और वहाँ जाके देखें आप कि आपके जो हॉबी है, लाइक मैं अपने मिसाल देती हूँ, किसी और को मैं क्या कहूँ कि मेरी अपनी हॉबी है अच्छे कपड़े बनाना, पहनना और लोगों को अच्छे कपड़े पहनाना, और अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। जैसे थ्रू आउट आई वॉज प्रोफेशनल, तो मुझे प्रोफेशनलिज्म पे थोड़ा होता है कि आपको कौन सा अटायर आपको सूट करता है अकॉर्डिंग टू योर हाइट, फिजिक, आपकी जॉब डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो वो आप वहां जाके जो आपकी हॉबी है उसको अपना पैशन बना लें। जो भी आपकी हॉबी है उसको आप पैशन बना लेंगे ना, तो आपको उसमें इंजॉय भी आप करेंगे और आपका दिल नहीं थकेगा, क्योंकि आपकी हॉबी है। आपको जब कोई ज़बरदस्ती कोई काम करवाए तो उसकी और बात होती है, कि आप खुशी अपने से करते हैं, अपनी हॉबी को लेके आगे चलते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस दे कि आप उसमें बूस्ट ज़रूर करते हैं। टाइम लगता है डेफिनेटली, जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा मुल्क इस वक्त जा रहा है, इकनॉमिकल क्राइसिस है, लेकिन अल्लाह ताला से पूरा तवक्कल रखें और अपनी कोशिश जारी रखें। बहुत अहम आपने बात की, जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनता है तो आप बेहतरीन अंदाज के अंदर तमाम तरह एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आपको नताइज भी मिलते हैं। मैं आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने बिजनेस का एक आगाज़ किया। अब एक आम जो फीमेल है, जो मोबाइल यूज़र भी है, और जैसे आपको भी हम देखते हैं अक्सर अपने स्टेटस वगैरह के ऊपर अपने प्रोडक्ट जो है वो आप लगा रही होती हैं, और आमतौर पे हाउस वाइफ जो है वो आमतौर पे तमाम एक्टिविटीज़ कर सकती हैं अगर वो थोड़ा सा इन चीज़ों को मैनेज करना चाहें। तो आप क्या समझती हैं मोबाइल फ़ोन का पॉजिटिव यूज़ इस पर्सपेक्टिव में कैसे किया जा सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी हॉबी है ना, फॉर एग्जांपल किसी की पेंटिंग है, किसी की ज्वेलरी है, किसी के कपड़े हैं, किसी के हैंडबैग्स हैं, कि जी मुझे इनका बहुत शौक है, तो आप उन्हीं पे से थोड़ा सा अपना लिटिल टाइम निकाल के उनको स्टेटस अपना अपडेट कर लें। FB है, इंस्टा है, वेरी मतलब चीप ये सारे रिसोर्स आप हर घर में अवेलेबल हैं, तो आप उससे बहुत अच्छे से देखें। सबसे बड़ी बात ये, आप एम्पावरमेंट हो जाते हैं। किसी की इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कोई आपको कहे कि मेरे घर से निकलो, ठीक है। आप इतने अंदर अपनी पावर हो कि मैं क्यों निकलूं भाई, वजह क्या है इस बात की, इतने आप एम्पावर हों कि आपको कोई कुछ कह ही ना सके और आप डरे ना किसी से भी, ठीक है। लाइफ में अप एंड डाउन सबके आते हैं, हमारी सोसाइटी का हम हिस्सा है, महंगाइयाँ भी हैं और लाइट भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रहा, बहुत कुछ इश्यूज हैं, बट उन सबके साथ अब हमें जीने की आदत हो गई है। और पॉजिटिव सोच रखें अपनी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और थिंक बिग। जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि इफ यू थिंक बिग तो डेफिनेटली यू विल गेट बिग। और अगर आप सोचेंगे छोटा, जब इंसान बेहतरीन अंदाज के अंदर थिंक आउट करता है और वो बेहतरीन नताइज उसको मिलते हैं। और आप ही की बात से मुझे एक बात याद आती है कि ब्रेन ट्रेसी ने एक मशहूर राइटर से पूछा कि कामयाबी के हसूल के हवाले से उन्होंने 100 कवानीन तहरीर किए थे। उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा कानून है जिसको फॉलो कर लिया जाए तो इंसान कामयाब हो सकता है। तो उनका ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। जब इंसान इस डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, जैसे यहाँ पे नाजिश ने बात की, तो यकीनन आप कामयाबी आपके सामने होती है और ज़बरदस्त अंदाज के अंदर तमाम तरह चीज़ों को आप परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पे ज़ैनब अब आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं पे तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं डिसीजन मेकिंग के हवाले से बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जब वुमेन राइट्स की हम बात करते हैं, यकीनन बहुत सी अवेयरनेस इस हवाले से जो है वो आ चुकी है, लेकिन अभी भी देही एरियाज़ के अंदर या बहुत से अंडर डेवलप जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी इसका फुकदान बहुत हमें नज़र आता है। तो आप क्या समझती हैं कि अब उन लोगों को एजुकेट करने के लिए क्या अंदाज अपनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, इस चीज के लिए जरूरी है कि हम लोग अगर अपने अर्बन एरियाज की तरफ देखें तो वहां पर अब कुछ हद तक बेहतरी आ चुकी है। अगर लोग अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में देखें या मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज में देखें तो वहां पर अभी भी स्टिल इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहां पर अभी उस तरह से तालीमी इदारों में भेजने के मौके नहीं है या वहां पर रिसोर्सेज ही नहीं है। तो वहां पर हम जैसे इनिशिएटिव हम लोग निकल कर बाहर आकर छोटे छोटे हम को एजुकेट क्यों नहीं
सकते हैं, बेसिक लर्निंग को हम लोग दे सकते हैं। जैसे भी मैडम ने बात की कि आज का हर बच्चा ग्रेजुएटेड है, और बिल्कुल ऐसा ही है अगर अर्बन एरियाज की हम बात करें तो। बट यही चीजें ऑपोजिट हम लोगों को अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में नजर आती है। तो वहां पर इन चीजों को डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग क्यों बच्चों को करियर काउंसलिंग के ऊपर लेकर नहीं आते? हम लोगों ने ये माइंडसेट क्यों बना लिया है कि सिर्फ एक एफएससी है या इंजीनियरिंग फील्ड है? वाई? हम लोग के पास आर्ट्स के अंदर इतनी फील्ड्स आती हैं। हम लोग के पास, जैसे मैडम ने पेंटिंग की बात की, मैडम ने और डिफरेंट शोबों की बात की, उसके अंदर भी बच्चा डिसीजन मेकिंग अपने गोल सेट करके उसके अंदर कोई ना कोई अर्निंग एम्पावरमेंट को लेकर चल सकता है। बट द थिंग इज कि हम लोगों ने सिर्फ बच्चों के माइंडसेट में एक ये चीज बिठा ली है कि हमारे पास सिर्फ दो फील्ड्स है, इंजीनियरिंग की फील्ड है। इस चीज से बाहर निकल कर हम लोगों को आर्ट्स के हम लोगों को इतनी अर्निंग नजर आती है। हम लोग डिसीजन मेकिंग में बच्चों को अगर लेते भी हैं तो बच्चे अगर बोलता भी है तो हम उसको करवा देते हैं कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा डिसीजन नहीं। हम लोग बहुत अहम आपने बात की यहाँ पे, और ये जो एक चीज है ये मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हो चुकी है कि हम बच्चों को उनकी वांट्स के मुताबिक या उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक जो है वो जीने का राइट नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं और वही बच्चे आगे जाके प्रॉपरली जो है वो सोसाइटी के अंदर अपना किरदार अदा नहीं कर पाते। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है और नाजिश ने बहुत अहम बात की कि फीमेल एजुकेशन बहुत लाजिम है ताकि फीमेल्स सोसाइटी के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। मैं अब आप ही से ये जानना चाहूँगा कि आपने बिजनेस का स्टार्टअप लिया, हम देखते हैं कि 90% जो स्टार्टअप्स हैं बिजनेसेस के, वो स्टार्ट ही के अंदर जो फेल का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। तो बिजनेसेस जो हैं वो स्टार्टअप जब इंसान कोई लेता है वो फेल क्यों हो जाते हैं? आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं? उसके पीछे काफ़ी सारी रीजंस होती हैं, कोई एक रीज़न नहीं होती। उसके लिए तो एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। लाइक सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आप इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर बिजनेस और वॉट एवर यू आर डूइंग ना, लाइक अगर मैं अपने ही कपड़ों को खुद ही नहीं पहनूंगी और खुद ही अपने कपड़ों के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होंगी, उनकी डिजाइनिंग के बारे में, उसके स्टफ के बारे में, तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि फाइनेंशियल इशूज़ बहुत बिग इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, बहुत ही ज्यादा हैं, और कोविड के बाद तो ऑल ओवर वर्ल्ड सभी फेस कर रहे हैं। बड़े से बड़े बिजनेस जो थे वो हो गए, और हमारी सोसाइटी में औरत का काम करना अभी तक एक टैबू बना हुआ है कि औरत घर से निकलेगी तो वो मतलब अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं क्या करने वो जा रही है, ठीक है। हालांकि औरत बड़ी इज्जत से, तरीके से अपनी प्रेस्टीज के अंदर अपने हस्बैंड की को कॉन्फिडेंस में लेके शादी के बाद, शादी से पहले आप नहीं भी अगर कर पा रहे हैं या पढ़ ही रहे थे तो शादी के बाद हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेके आप, और डेफिनेटली आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और आपका जितनी आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे उतनी ही आपका हस्बैंड आपके ऊपर कॉन्फिडेंट होगा। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकेंडली ये कि हमारी सोसाइटी में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। बिजनेस में सिर्फ डाली जाएं। फाइनेंशियल आपके पास स्ट्रॉन्ग कोई बैकबोन इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि जैसे बैंक में फैसिलिटीज़ अच्छी हों लेडीज़ के लिए, एक अलग कोटा हो कि जी वीमेन एम्पावरमेंट को इतना कोटा उन्होंने देना ही देना है। तो आपने यहाँ बहुत अहम नुक्ता रेस किया कि अगर हमारी हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे इन तमाम तर चीज़ों को थिंक आउट करे और गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे फीमेल्स को इनिशिएटिव लेने के हवाले से, तो ये बहुत अच्छा और ज़बरदस्त एक कदम हो सकता है ताकि फीमेल्स भी बीइंग एंटरप्रेन्योर जो है वो वर्किंग करें और ज़बरदस्त चीज़ों को अवेल कर सकें। ज़ैनब, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, मैम ने यहाँ बात की कि कोई भी बिजनेस का जब हम आगाज़ करते हैं यकीनन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये जदीद दौर के अंदर सबसे अहम चीज़ अब ये है कि जैसे ऑनलाइन अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे अपनी स्किल्स को आप सेल कर सकते हैं, या वर्चुअल असिस्टेंट का रोल प्ले करते हुए आप तमाम तर सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं और घर के अंदर रहते हुए सेफली जो है वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो जदीद एक दौर आया और एक जदीद अंदाज आया अर्निंग्स के हवाले से, तो फीमेल्स आप क्या समझती हैं कि इन तमाम तर चीज़ों को ये यूटिलाइज करती हैं तो क्या फ़ायदा उठा सकती हैं? देखिए, उसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है, हम लोग बात करते हैं रिसाइकलिंग के ऊपर भी, प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग की जाए। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस के 17 गोल्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एक गोल आता है जिसके अंदर वो कंजम्पशन और रिसाइकलिंग के ऊपर बात करते हैं। बहुत अहम बात, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग ऐसे मटेरियल्स को जो इतने यूजेबल नहीं है या जो हमारे यूज
के मुताबिक नहीं है, हम लोग उनको किस तरीके से रीयूज करके इनोवेटिव तरीके से उसको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या छोटे छोटे बिजनेस के अंदर हम लोग एज ए ज्वेलरी, एज ए डेकोरेशन पीसेस के तौर पर हम लेकर आ सकते हैं। इवन दैट के मेरे अपने ही एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसे बच्चे भी हैं जो छोटे छोटे पेपर्स जो यूज नहीं होते लेकिन उनको एज ए डेकोरेशन, एज ए गिफ्ट पेपर्स, एज ए डिफरेंट आर्ट काइंड ऑफ कल्चर वो उसके अंदर भी यूज कर रहे होते हैं, वो उसे भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इवन अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं कैलीग्राफी मुझे बहुत शौक है करने का, तो मेरे पास जब वाटर वो जब यूज नहीं हो रहा होता या वो यूज करके बच जाता है तो मैं उसको किसी और तरीके से डिफरेंट कलर्स को ऐड ऑन करके उसको डिफरेंट एक टेक्सचर देके उस तरह से यूज कर लेती हूँ। वंडरफुल। और बिजनेस की तरफ जाने के लिए भी एज ए यूथ, एज ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट और स्मॉल काइंड ऑफ आइडियाज हम लोग अपने बच्चों को इस चीज के ऊपर लेकर आए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आए, वो सोचें। अगर हम लोग पाकिस्तान और अब्रॉड की बात करें तो बाहर के बच्चों को सोचने के ऊपर आमादा किया जाता है कि आप सोचें, आप करें, चाहे कुछ गलत भी होता है लेकिन करने के अमल से गुजरें। यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने जब कुछ स्टेप लेना होता है तो हमें 10 लोगों से पूछना होता है कि आया तो ये मैं करूं या ना करूं, इसके पीछे क्या सिचुएशन होगी, इसके आगे क्या सिचुएशन होगी। और सभी नेगेटिव कहते हैं, कोई पॉजिटिव नहीं सॉरी टू से, बट लोगों का ये होता है कि देख लेना बड़ा मसले हैं, तुम लड़की हो, क्या होगा, यू नो। और हर इंसान अपना वो तजुर्बा शेयर करता है जो उसके साथ हुआ होता है, और वो ये नहीं कहते कि हमारे साथ अच्छी चीज क्या हुई है। तो आई थिंक अपने कंफर्ट जोन से निकलना सबसे पहला स्टेप होगा। देन ना माइंड से आप जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर फुली डिटर्मिनेंट रहें। पेरेंटिंग गैप जो आजकल हमारे चाइल्ड और पेरेंट गैप नजर आता है, इस चीज को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी भी एक पॉजिटिव स्टेप की तरफ मूव ऑन करने के लिए उनके साथ चीजों के ऊपर शेयरिंग की जाए, अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ लेकर आई जाए, उन चीजों के बारे में हम लोग उनको मोटिवेट करें कि इस चीज को यूं करने से क्या फवायद हो सकते हैं और उनके नुकसान को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है। बहुत अहम आपने बात की पेरेंटिंग के हवाले से कि मुआशरे के अंदर इसका बहुत फुकदान नजर आता है। और मैं नाजिश आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों की तरबियत बेहतरीन अंदाज में कैसे की जा सकती है आज के मुआशरे में? मुझे ऐसा लगता है कि तालीम जो डिग्रीज है ना हमारे पास, वो PhDs, MPhil लाइन लगी हुई है, लेकिन जो पीछे रह गई है वो बहुत ज्यादा है तरबियत। क्योंकि तालीम और तरबियत आपने देखा एक वर्ड है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन अब तालीम बहुत आगे चली गई माशाल्लाह। इतने आप सीवीज एक जॉब के लिए कहीं अप्लाई करें तो लाखों आपको सीवीज रिसीव हो जाएंगे, और लेकिन तरबियत कहीं नहीं होगी। अभी हमारी नानियां दादियां तो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन उनकी तरबियत 8-10 माशाल्लाह बच्चे होते थे, सब में नजर आती थी, उनकी बेटियों में, उनके बेटों में, और आगे से उनकी नेक्स्ट जनरेशंस में वो नजर आती थी कि हमारी दादी को, हमारी नानी को हमने करते देखा है। हमारे यहाँ तो फोकस है सिर्फ और सिर्फ मदर्स का कि ए स्टार्स आ जाएं और जनाब अच्छे से अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो जाएं। ये भूल गए हैं कि बच्चे ने कभी उठ के माँ को या बाप को अस्सलाम वालेकुम भी किया होगा, या कभी उनको पूछा होगा कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको कोई दवाई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बेसिक्स जो है ना वो भी नहीं वो पूरा कर रहा है। आगे जाके माँ बाप को संभालना तो मेरा ख्याल है ओल्ड होम्स के हमारे आगे सालों जनरेशन जो हैं वो सारी हम लोग जो हैं सब बुढ़ापा हमारा ओल्ड होम्स में ही गुजरने वाला है। हमने अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की बहुत खिदमतें की हैं, बहुत दुआएं ली हैं, और उनके पास बैठ के ना लगता था कि खजाना है उनके पास तरबियत का। हमारे पास कोई खजाना नहीं है। बहुत अहम बात की नासिश, आपने 18 साल तक जो है वो टीचिंग की और बड़े करीब से देखा आपने स्टूडेंट्स को, तो आप क्या समझती हैं कि आज के स्टूडेंट्स के अंदर स्पेसिफिकली जो बहुत छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरबियत के अंदर क्या फुकदान है, या उनकी तरबियत के अंदर किस चीज़ की कमी आपको नजर आती है? मुझे सबसे ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा ना उनकी माओं पे थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो वाली माएँ नहीं रहीं जो वो वाले बच्चे आए ना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आई वॉज प्री स्कूल टीचर, तो मुझे आई वॉज सो ऑब्जर्व थ्रू आउट कि मैंने अपने बच्चों का लंच टाइम पे ऑब्जर्व करना है। आया जी ओपन कर रही हैं उनका लंच बॉक्स और उनको मैट बिठा के मैं समझा के पूरा कि हाउ टू ईट, हाउ टू यूज़ फोक, जैसे मैं बताती थी, मैं पहले खुद करके दिखाती थी अपना लंच में कैसे कर रही हूँ, देन यू हैव टू फॉलो। तो बच्चों के लंच में आप यकीन नहीं करेंगे, समटाइम्स मुझे देख के दुख होता था, क्योंकि मैं खुद बच्चों की माँ हूँ, और मुझे बहुत दुख होता था कि लेस पकड़ा दिया है, एक टिकी पैक पकड़ा दिया है। तो माएँ उठ के चाहती ही नहीं है अपने आप को बॉदर करें, जो वर्किंग हैं वो भी, और जो नॉन वर्किंग है, जो सोना है उन्होंने फ़ौरन बच्चों को भेज के, सॉरी टू से, वो भी, वो इतना एफर्ट नहीं कर रही हैं, उनकी हेल्थ पे नहीं कर रही हैं, उनके फिजिकल, उनकी मेंटल हेल्थ, दोनों चीज़ें। देखिए अल्लाह ताला ने ये जो मनसलवे उतारे थे
खुराक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ना, एक बैलेंस डाइट। तो हर इंसान अपने बच्चे को अगर बचपन से बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर तवज्जो, उस लंच बॉक्स खुलते ही पता लग जाता था कि उस माँ का, बाप का कितनी इन्वॉल्वमेंट है अपने बच्चे में। तो मैं एज अ टीचर, एज अ मदर, एज अ, मैं जब ओवरऑल देखती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। और बहुत सारी ऐसी माएँ भी थी, नो डाउट, बट कोटा बड़ा कम था, 20% हार्डली, कि जो प्रॉपर उसको प्रॉपर एक लंच, पराठा, अंडा या कबाब या ऐसे हेल्थी जो घर का, जिसमें माँ की एफर्ट, माँ का प्यार होता था। मतलब मुझे ऐसा लगता है लंच जो होता है वो माँ का प्यार होता है। राइट। मतलब मैं एज जब अपने बच्चों का लंच बनाती थी तो मेरा दिल करता था कि मेरे हाथ जरूर साफ हों, नेल्स मेरे ट्रिम हों, तो मैं अच्छा से बच्चे का एक हेल्दी सा रैप करके और उसको लंच दूं, तो मुझे माँ का प्यार उस लंच बॉक्स से नजर आ जाता अच्छा था। नाज़िश, आपकी बातों से यकीनन तमाम तर चीज़ें यहाँ पे खुल रही हैं कि किस अंदाज के अंदर बच्चों की तरबियत की जा सकती है और फीमेल्स का इसमें क्या रोल हो सकता है। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब ये ट्रेंड सेट हो चुका है कि जैसे आप खुद भी एक बिजनेस वूमेन हैं और स्पेसिफिकली जो फीमेल्स हैं वो क्या करती हैं कि खुद वो अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर इस अंदाज में मगन दिखाई देती हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, अपनी जॉब्स के वाले से देख लें कि उनके पास वक्त नहीं निकलता कि वो बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। हाँ, अगर बच्चा कभी रोता है या कोई ऐसी एक्टिविटी करता दिखाई देता है तो उसको जो है वो जस्ट मोबाइल पकड़ा देती हैं ताकि वो मोबाइल के साथ जो है वो इंगेज रहे और खुश रहे और बस अपना वक्त जो है वो स्पेंड करता चला जाए। तो ये जो एक अंदाज अपनाया गया और ये बहुत ही अब इंक्रीज होता चला जा रहा है, आप क्या समझती हैं कि क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर बच्चों की तरबियत के हवाले से इस वजह से? बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है थ्रू दीज मोबाइल्स। मैं तो कहती हूँ मोबाइल में जो एक टाइम होता है, स्क्रीन टाइम, कि लाइक बच्चों को टीवी दिखाना है तो उसका भी एक टाइम फिक्स हो। थोड़ा सा ना आप इसको थोड़ा सा जनरलाइज करें, पेरेंट्स साथ बैठ के बच्चे के साथ बैठें और उसको कहें कि बेटे दिस इज योर स्कूल टाइम और दिस इज योर स्क्रीन टाइम। आपने अपना इस टाइम से इस टाइम तक आपने कार्टून्स देखने, और कीप इन माइंड के बच्चे के ऊपर नजर रखें कि वो मोबाइल पे क्या देख रहा है। आपको पता है मोबाइल्स में अच्छी चीजें भी, दुनिया की बेहतरीन चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। अब आपने खुद पहले तो सबसे पहले मेरे एक फ्रेंड हैं, तो उनकी बेटी बड़ी प्यारी उसने बात की कि सुबह उठ के ना सबसे पहले मैं उठ के टीवी ऑन करके देखती हूँ कि मामा पापा रात को चैनल कौन सा देख रहे थे। तो कीप इन योर माइंड कि आपके बच्चे आजकल के बहुत माशाल्लाह स्मार्ट हैं, तो आप जो देखेंगे वही वो देखेंगे, आप जो बोएंगे वही काटेंगे ना। तो आप अपना थोड़ा सा स्क्रीन टाइम रखें कि बेटा जब आपका बच्चा आपके पास है तो आप ये सोचें कि मैंने इसको सुला के फिर अपना बाकी बिजनेस, अपना किचन का काम मैंने इस तरह अपनाना है। ये जो टाइम बच्चे का है मैंने बच्चे को देना है। देखिए आपका पैदा कर लिया, अब उसको पैदा करके छोड़ना ही नहीं है, उसको प्रॉपरली उसकी ट्रेनिंग, उसकी ग्रूमिंग आप अल्लाह ताला ने आपसे पूछना है। मैं कोई ये नहीं कहती हूँ कि मैं बड़ी कोई अफलातून किस्म की अम्मा हूँ, लेकिन एटलीस्ट ये है कि थोड़ा सा कॉन्शियस रहती हूँ और सारी मदर्स को भी कहती हूँ थोड़ी सी इसके ऊपर थिंक आउट करना बहुत लाजिम है और वक्त की ज़रूरत भी है। नाज़िश एक मिसाल भी है बहुत सी फीमेल्स के लिए कि आप एज अ बिजनेसमैन भी, बिजनेस वूमेन भी वर्किंग करती दिखाई देती हैं और अपने घर के अंदर भी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। और ऐसी जो वर्किंग लेडीज़ हैं इनका आपके सामने लेके आने का पर्पज़ यही है कि हम इन तमाम तरह इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जान सकें और इनकी ज़िंदगियों से हम सीख सकें। मैं अब यहाँ से ज़ैनब आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपने बात की इससे कबल के बहुत से जो फीमेल्स हैं वो डिस्कशन नहीं कर पाती हैं और तसब्सुब का शिकार दिखाई देती हैं। बीइंग अ स्टूडेंट आप इन तमाम तरह चीज़ों का एक्सपीरियंस भी कर सकती हैं कि, और आपने देखा भी होगा कि बहुत से जो फीमेल्स होती हैं बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करती दिखाई देती हैं, लेकिन वो कहीं भी डिस्कस नहीं करती हैं, ना अपनी फैमिली के साथ, ना कोलीग्स के साथ, ना टीचर्स के साथ और ना ही पेरेंट्स के साथ। अब क्या होता है कि वो ओवर थिंकिंग करते चली जाती हैं और कहीं भी जब वो डिस्कशंस नहीं होती तो एक जंग है जो अपने अंदर ही वो लड़ रही होती हैं और उसी कन्फ्यूजन्स की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करती हैं। तो अब आपसे ही जानना चाहूँगा, ये जो डिस्कशंस ना होना, इसका फुकदान बहुत जो है वो हाइप क्रिएट कर चुका हुआ है, तो आप क्या समझती हैं इसकी वजूहात क्या है और इसको ओवरकम करना वक्त की ज़रूरत क्यों है? थैंक यू सो मच। जैसे आपने बात की ओवर थिंकिंग की, तो इसके अंदर सबसे पहले जो मुझे चीज नजर आती है वो तो एक पेरेंटिंग गैप नजर आता है। राइट। ऑर्डिनरी है, ठीक है। सेकंड थिंग इज, जैसे आपने कहा कि वो अंदर ही अंदर रखते हुए ये चीजें जब अंदर ही अंदर बढ़ते चली जाती हैं तो ये एक चीज हम लोग को मेंटल हेल्थ की तरफ लेकर चला जाता है। और जो हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा या टैबू बन चुका है कि मेंटल हेल्थ तो कोई होती ही नहीं चीज, ये किसी को नहीं हो सकती, और अगर कोई मेंटल इलनेस का शिकार है तो हम लोग उसको किसी साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पसंद ही नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, इसको ये चीज है,
या क्या चीज है। हम लोग अपनी हेल्थ को भूलकर हम लोग लोगों की थिंकिंग और लोगों के नैरो माइंडेड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। सेकंड थिंग इज, इसके लिए बहुत अहम यहाँ बात की, कथा कलामी की माजरत, आपने बात की लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है जिंदगी का हमारा वो यही रहता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो एक रोग है इसने बहुत से जो जहनों को कुंद कर दिया और बहुत सी एक्टिविटीज को लोगों को परफॉर्म करने से रोक दिया। और मैं ये समझता हूँ कि लोग वही कहेंगे जो आप लोगों से कहलवाना चाहते हैं। और जब इस माइंडसेट के साथ आप थिंक आउट करेंगे तो यकीनन आप तमाम एक्टिविटीज भी परफॉर्म करेंगे। जी कंटिन्यू कीजिएगा ज़ैनब। जी, इसके साथ साथ हम लोगों को एक इनिशिएटिव ये भी अपने भी हाथ पे लेना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के लिए ऐसी सेफ स्पेस प्रोवाइड करें जहां पर हर इंसान, हर बच्चा, चाहे वो माइनॉरिटीज से है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हम उसको डिस्कशन करने के लिए इतनी सेफ स्पेस प्रोवाइड करें कि वो अपनी बात शेयर करने के लिए, अपनी बात कन्वे करने के लिए हम तक पहुंच सके। हम लोग बात करना जानते हैं लेकिन अगले की बात सुनने के लिए हम लोग रेडी नहीं होते। हम लोग सब बात में सुनते हैं लेकिन बात का जवाब देने के लिए पहले तैयार होते हैं। तो मेरा पहले एक्टिव लिसनिंग के साथ साथ हम लोग को सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी हमारी सोसाइटी में मेंटल इश्यूज भी उतने ही ज्यादा होते चले जा रहे हैं। पीछे की रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो उसके अंदर मोस्टली जो इश्यूज की जो रीजन है वो यही है कि शेयरिंग नहीं है, केयरिंग या सिंपैथेटिक नहीं है। हम लोग किसी के चले जाने के बाद या कोई डिप्रेशन से मर जाता है, स्ट्रेस से मर जाता है, उसके चले जाने के बाद जो हम लोग आवाज उठा रहे होते हैं उस आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये डिसीजंस, इन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे लॉज, ऐसे रिफॉर्म्स लेने का वक्त अब है। हम लोग इन चीजों के ऊपर अब से वर्किंग करें और अपने जो हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं, जैसे मैडम जैसे और मजीद इंस्पिरेशनल लोग हमारे सामने जब नजर आते हैं तो उनको एक टेबल टॉक के ऊपर लेकर आया जाए, उनको एक कम्युनिकेशन के ऊपर लेकर आया जाए। हमारी अपनी सोसाइटी में डायलॉग सिस्टम बहुत मिनिमाइज हो चुका हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, डायलॉग ना होने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। और ज़ैनब ने बहुत खूबसूरत यहाँ बात की कि हम दूसरे को सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि हम जवाब दे सकें। पहले ये अंदाज हुआ करता था कि हम लोगों को सुना करते थे और हम अपने असलाफ को देखते हैं, वो जब सुनता, हम किसी के दर्द को जब सुनते हैं तो आधा दर्द उसका ख़त्म हो जाता है जब हम अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ उसको सुनते हैं। लेकिन ये जो एक अंदाज़ है, ये जो एक माइंडसेट हुआ करता था, ये बहुत ज़्यादा अब कम होता चला जा रहा है और इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया। इसी के ऊपर प्रोग्राम हमारा जो है वो जारी रहेगा। भी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और यहाँ पे ज़ैनब की बात से मुझे इकबाल का एक शेर याद आता है कि तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर अया हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। जब इंसान इस अंदाज को अपना लेता है तो फिर उसके अंदर मोटिवेशन भी होती है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर वो तमाम तर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। नाज़िश, आपकी तरफ आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स हैं, जो बिज़नेस का आगाज़ करना चाहती हैं लेकिन स्टार्टअप्स नहीं ले पाती हैं। तो कोई स्टार्टअप्स आइडियाज़ आप शेयर कर सकें उनके साथ? मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कबीर, वो ये है कि मैंने ये देखा कि अल्लाह ताला ने टैलेंट तो सब में रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसमें कोई ना कोई टैलेंट, बस वो हिडन टैलेंट है। वो आपको थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कोयला भी जो है, हीरा कोयले में है, आपने वो निकाल के तराश करके उसकी क्लीनिंग करके तो वो फिर हीरा समझ आता है। बिल्कुल ऐसा ही इकबाल ने भी कहा, जरा नम हो तो ये मट्टी एग्जैक्टली। तो मैंने ये देखा कि मैं जब साउथ की तरफ गई तो वहां मैंने देखा बच्चियों में बहुत टैलेंट है। और टैलेंट क्या है कि उनके अंदर हाथ का जो काम है, जो हैंडमेड चीजें हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में है, बहुत रेयर हो चुकी हैं, बहुत नायाब हो गई हैं, क्योंकि मशीनिक वर्क है। हाथ वाले काम में एफर्ट बहुत लगती है और उसमें जो है ना उनको जरा तकलीफ होती है काम करते हुए। जो प्रोडक्ट जब सामने आती है तो यूनिक होती है, वो फिर लोग देखते रह जाते हैं। मैंने ये देखा साउदर्न साइड पे जब मैं गई कि उनके अंदर बच्चियों में टैलेंट है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं पेरेंट्स की तरफ से कि जी बाहर बच्ची नहीं जाएगी। बिल्कुल, मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्ची घर बैठ के काम करेगी, कपड़ा, धागा, डिजाइनिंग, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड। मैंने उनको हर चीज प्रोवाइड की और उन्होंने माशाल्लाह जो काम किया दैट इज मार्वलस।
वो फिर मैंने उनसे लिया और उनको घर बैठे माशाल्लाह उनकी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट वो कमा लेती हैं, और इज्जत से मेहनत से जो कमाई का मज़ा है वो शॉर्टकट्स में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कोशिश की कि मैं उन बच्चियों को आगे लाऊं, और वो होती तो बिहाइंड द स्क्रीन है, बट उनका काम जो है ना वो मैं जहाँ लेके जाती हूँ सबको बहुत पसंद आता है, और सब फिर ऑर्डर्स करते हैं कि नाज़िश बहुत अच्छा काम है, हमें और करवा के दें। तो फिर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि किसी के घर अच्छा खाना पक रहा है, कि कोई पेट भर के खा रहा है, तो वो कहते होते हैं ना हमारे बुजुर्ग के आंदरें दुआएं देती हैं, तो वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि एटलीस्ट आई एम प्लेइंग माई रोल इन द सोसाइटी। बहुत अहम आपने अंदाज अपनाया और बड़ी अहम बात की आपने कि अगर हम इन तमाम तर स्किल्स को यूटिलाइज करें और इन स्किल्स से फ़ायदा उठाएं तो बड़े ज़बरदस्त नताइज जो है वो आ सकते हैं। ज़ैनब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग स्पेसिफिकली जो फीमेल्स हैं या हर इंडिविजुअल आज के दौर में तो ये चाहता है कि वो शॉर्टकट्स की तरफ आना चाहता है, और नौजवानों का एक अंदाज ये बन चुका है कि वो जो है वो प्रॉपरली स्किल्स को जो वो इनटेक नहीं करना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि शॉर्ट कट्स जो यूटिलाइज करें रातों रात अमीर हो जाएंगे। ये जो एक माइंड सेट है और ये जो एक चीज़ है बड़ा तजब्जुब में डाल दिया लोगों को इन तमाम तर चीज़ों ने। ज़ैनब, जानने चाहूँगा कि आपने भी देखा होगा बहुत सी जो फीमेल हैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सी माइनर इन्वेस्टमेंट कर देती हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहाँ पे उनको लगता है कि हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पे फ्रॉड हो जाता है, और ऐसी एक्टिविटीज़ हम सोशल मीडिया के ऊपर या बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम देखते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा ये जो एक माइंड सेट है इसको कैसे चेंज किया जाए, और आप क्या समझती हैं कि ऐसा माइंड सेट डेवलप क्यों होता है? जी ज़ैनब, सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है अब तक? जी ठीक है। इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी, जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा है, अभी तक हम लोग थ्योरेटिकल ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग थ्योरेटिकल से निकले ही नहीं है। हमारा जो जितना भी करिकुलम है, जो हमारे पेरेंट्स की किताबें पढ़ी वही आज का बच्चा किताबें पढ़ रहा है। हम लोग थ्योरेटिकल से निकल कर उस प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन कर ही नहीं रहे। हम लोग जब 16 साल की एजुकेशन बच्चों को दे देते हैं तो बच्चे को 16 साल की एजुकेशन लेने के बाद भी नहीं पता चलता कि उसका उस फील्ड के अंदर स्कोप क्या है, उसकी डिग्री, उसका अर्निंग वे क्या है। हम लोग थ्योरेटिकल के साथ साथ बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एक काबिलियत डाली होती है, सिर्फ और सिर्फ उसको पॉलिश करने की देर होती है, या उसके अंदर उस आदत और उनके माँ बाप का बहुत किरदार अदा होता है कि वो उसकी स्किल को, जो अंदर का उसका टैलेंट छुपा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है, स्किल को पहचानना बहुत लाजिम है। लेकिन ज़ैनब, अगर हम बात करें, जैसे आपने बात की कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं 16 ईयर एजुकेशन के बाद या एमफिल के बाद भी वो ये डिसीजन नहीं ले पाते कि उन्होंने किस जानिब जाना है। हम देखें कि हमारा जो करिकुलम है क्या वो इतना जदीद है जिस अंदाज के अंदर जिद्दत मुआशरे के अंदर सोसाइटी में हमें नजर आती है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद 16 इयर्स से ऊपर की एजुकेशन के अंदर एंटर हो चुकी हुई हूँ। मैं एमफिल कर रही हूँ इन जेंडर स्टडीज ही। मुझे अभी भी एजुकेशन के अंदर इंक्लूसिवनेस नजर नहीं आती। मुझे आज भी बच्चों के टेक्स्ट बुक्स के अंदर वही माँ जो है वो कपड़े धो रही है, बाप जो है वो गाड़ी चलाकर अर्न कर रहा है। पंजाबी को दिखाया हुआ है कि उसने किस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया है। पश्तून और बलोची जो हमारे भाई हैं, उनके हाथों में बंदूक रख कर एक वही एक इम्प्लीमेंटेशन कह लें या पोर्ट्रे कह लें कि ये इन लोगों के साथ आप लोगों को जहां पे भी आपको नजर आएंगे आपको खौफ आता है। क्यों आता है? जबकि इसके लिए वो प्यार करने वाली बिल्कुल सबसे ज्यादा होस्ट वही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, यही आप चले डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग को एक दूसरे के साथ क्रॉस कल्चरल मल्टी कल्चरल इवेंट्स के ऊपर एक आना चाहिए। उसके अंदर बहुत सीखते हैं और इसके ऊपर बहुत से इनिशिएटिव भी लिए गए और अब ये चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं। क्या आप समझती हैं इस हवाले से? ये मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अपना अपना इंसान को किरदार अदा करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हम लोग किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर बैठ जाएं। मैं किसी यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं करूंगी किसी बड़े प्लेटफॉर्म की या अदर ग्रुप्स की। मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने तौर पर हम लोग किस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हैं। इंडिविजुअली तौर पर हम किस तरीके से माइनॉरिटीज को एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ की अपना एक्सपीरियंस एग्जांपल शेयर करूं, मेरे अपने ही सर्कल के अंदर नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं। हम लोग इकट्ठे बैठ के खाते भी हैं, हम पीते भी हैं। रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट। वी ऑल आर ह्यूमन वेरी फर्स्ट। हम लोग इंसान हैं। रिलीजन आइडेंटिटी ये हमारी सेकंड थिंग आती है। तो हम लोग इन चीजों को प्रमोट क्यों नहीं करते? हम लोग कम्युनिकेशन वाली चीज को, पब्लिक स्पीकिंग वाली चीज को बच्चों के अंदर इनहैंस क्यों नहीं करते? ये
पॉसिबल है जब हम लोग बच्चों को टाइम देंगे। आज के डिजिटल एरिया के दौरान, आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर हम लोग ये करते हैं कि बच्चों के हाथों में मोबाइल है। वो जो आउटडोर एक्टिविटीज होती थी, जिससे ऊपर आप लोग भी इत्तेफाक करेंगे कि हम लोग छोटे होते सुबह के टाइम बच्चों के साथ बाहर खेला करते थे, बाजी टीचर जैसी एक्टिविटीज के साथ हम लोग एंगेज हुआ करते थे। आज वो सब एक्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं। बहुत अहम आपने बात की, और ये ऐसा एक नुक्ता है जिसके ऊपर वर्कआउट करना बहुत लाजिम है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो ना होने के बराबर होकर रह चुकी हैं। हम पहले देखा करते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल लाइफ के अंदर ही उनको ट्रेन किया जाता था कि वो डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, लेकिन अब जो है वो अंदाज ना रहा। और हर इंसान जो है, स्पेसिफिकली जो पेरेंट्स हैं, वो भी ये चाहते हैं कि बच्चे जदीद दौर के जदीद जो मसाइल है उनके साथ अपने आप को रास्ता करें। मींस के डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जो है वो अपने रुझान को इंक्रीज करें, या मोबाइल की इंफॉर्मेशन को जो है वो गेन करें। और इस तरह का जो ट्रेंड सेट है वो हो चुका है, और इसकी वजह से हेल्थ के हवाले से बहुत से इश्यूज हैं बच्चों के अंदर। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपने यकीनन बहुत करीब से देखा इन तमाम चीज़ों को, क्या कहेंगे इस हवाले से? लाइक हमारे स्कूल्स में तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेयर आई वर्कड, वहाँ पे एक वंस डेली एक उनका जो है ना गेम्स पीरियड ज़रूर होता था। राइट। और बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हैं, अब उनकी चॉइस है, बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, और रिसेंटली स्टार्ट हुआ था चेस। अगर हम बात करें बड़े स्कूल्स के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन हम देखें अगर बहुत से प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं बल्कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, मेजॉरिटी वही है, मेजॉरिटी वही स्टूडेंट्स हैं, और वो 2 से 3 रूम्स के अंदर स्कूल्स जो है वो बना लेते हैं प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, और वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज ना हो सकती हैं ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब और आमतौर पर ये भी देखा गया है कि जो बच्चे हैं रूटीन एक ऐसी है कि बच्चे ने जो है वो 6 आवर्स के लिए स्कूल जाना है, फिर उसने ट्यूशन जाना है, फिर उसने और एक्टिविटीज करनी है, और फुल डे जो है वो कहीं ना कहीं पे इंगेज रहता है, और उसको अपने आप को रिलैक्स करने का या माइंड को जो है फ्रेश करने का वक्त ही नहीं मिल पाता है। तो ये जो चीजें हैं कि बच्चे की ग्रोथ के अंदर आपके ख्याल में क्या असरात मुरतब करते हैं? बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। देखिए आप, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बच्चे जब तक हम भाग दौड़ के अपने आप को एक एक्सर्शन करके एक एक्सर्ट करना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड होता है। Right. जब हेल्दी बॉडी नहीं है तो हेल्दी माइंड कहाँ से आए? और हेल्दी माइंड आता है पीस ऑफ माइंड, गेम्स भी हों और मिली जुली एक कैफियत हो ना। स्कूल में सिर्फ पढ़ा के तो आपने बच्चों को लामा बना रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं रहे हैं। ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये है कि ऐसे प्लेग्राउंड्स अच्छे बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगाया जाए। एक बहुत अच्छी बात की थी ज़ैनब आपने, मैं उससे एग्री करूंगी, बिकॉज आई वॉज टीचर। तो रिसाइकलिंग जो है ना, किसी भी लेवल पे आप देख लें, मलाई के एक आप सिर्फ एक स्ट्रॉ ले लें, एक खाली एक कैन ले लें, उससे भी रिसाइकलिंग करके आप जब बच्चों को घर में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट, माएँ ये ना समझे कि स्कूल भेज दिया है तो मैंने अपना पूरा काम कर लिया है। थोड़ा सा वो वीकेंड पे एक रख लें कि जी वीकेंड पे हम रिसाइकलिंग करेंगे। जो घर से डब्बे बचे हुए हैं, घर में कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा निकल ही आता है ना, हम उससे रिसाइकलिंग करेंगे, बच्चों को थोड़ा उस साइड पे लाएं। सेकेंडली, एक बात ज़ैनब आपने की थी तो मैं उससे इस बात पे एग्री करती हूँ, ये जो हमारा कल्चरल डिफरेंसेस है ना, कि वो पख्तून है तो मैं पंजाबी हूँ, तो हमारा एज अ अपैरल जब हम काम करते हैं तो हम एज अ पाकिस्तानी हैं, हिंदू, हमारा हिंदू भी है, हमारा सिख भी हैं, हमारे क्रिश्चियंस भी हैं, हम पंजाबी कल्चर सारा, आई एम पख्तून, प्राउड टू बी पख्तून, और मेरी शादी पख्तून में नहीं हुई हुई, पंजाबियों में हुई है, लेकिन हम सब एक हैं। हम, मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं पंजाबियों में आ गई हूँ तो मैं कोई अब अमेरिका से आ गई हूँ। तो फील क्या होता है, कोयटा का बेस्ट काम है, हैंडमेड है, चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। वो हमारे कोयटा का भी स्टॉल लगा होगा। सिंधी कल्चर बहुत अच्छा रिच कल्चर है, उसका भी स्टॉल है। मैं पंजाबी हूँ, मेरा भी स्टॉल है। मैं कराची से अजरक वाले जो एक होता उनका भी स्टॉल है। तो सबको सब प्रमोट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे और प्रमोशन होनी चाहिए, और ये होना चाहिए कि जो स्पेशली औरतें काम कर रही हैं उनको आगे से आगे लाएं, उनको प्रमोट करें, ताकि हमारा पाकिस्तान का कल्चर इतना रिच, इतना प्यारा हमारा कल्चर है। आई विजिटेड सो मेनी कंट्रीज। टर्की गई थी लास्ट ईयर में, वहाँ का भी बहुत अच्छा कल्चर है। वहाँ पे हमारे मतलब बहुत अहम आपने यहाँ पे अंदाज अपनाया गुफ्तगू के हवाले से, और आप तमाम तर चीज़ों को बड़े मुदल्लल अंदाज के अंदर आपने डिस्कस किया। इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम है वो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया, और बहुत अहम अंदाज के अंदर और बड़े दिलचस्प अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को आपने यहाँ पे ऑडियंस के सामने गाइड किया और तमाम तर चीज़ों को डिस्कस किया। ज़ैनब, मैं आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया और वीडियो लिंक के ज़रिए आप हमारे दरमियान मौजूद रहें।
नाज़रीन, इसी अंदाज के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते रहते हैं और इसका पर्पस ये है कि फीमेल्स के अंदर जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ किया जा सके और जो जेंडर के अंदर एक इक्वलिटी हमें नज़र कहीं पे नहीं आती, उन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस किया जा सके और सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अयां किए जा सकें और सोसाइटी के अंदर जो ज़बरदस्त अंदाज के अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनको आपके सामने अयां किया जाए और पाकिस्तान को मुस्बत चेहरा है वो दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जा सके। इसी अंदाज के प्रोग्राम से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।